नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हाजिर हूँ यूपी टेट हिंदी में। आज का जो हमारा विषय है वो पिछले जितने भी टीईटी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो भी वर्णमाला और मात्रिक एवं अमात्रिक शब्द पर क्वेश्चन आए हैं उनका विश्लेषण करने के लिए तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कराने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक ज्ञानवाणी पर वर्णमाला, अमात्रिक एवं मात्रिक एवं अमात्रिक शब्द, उसके पश्चात वाक्य, वाक्य के भेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपको वर्णमाला और मात्रिक और अमात्रिक शब्द इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं विगत वर्षों में उसका विश्लेषण करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर कौन सा है? हमने वर्णमाला जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि ऐसे ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ह्रस्व स्वर का मतलब ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का ही समय लगे। ह्रस्व स्वर कम समय लगे, कम समय लगे, या ऐसे कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। दूसरा पढ़ाया था मैंने दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपने पढ़ा था कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। यह जो होती है द्विमात्रिक, इस कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, वे क्या कहलाएंगी? ह्रस्व दीर्घ स्वर कहलाएंगे। द्विमात्रिक का समय लगे, द्विमात्रिक का समय लगे। फिर तीसरा है प्लुत, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जो भी मेरा क्वेश्चन है, प्लुत स्वर पढ़ाया था ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। या हम कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, क्या कहलाएंगी? त्रिमात्रिक, 3 मात्रा का समय लगे, का समय लगे। हमने बताया था जो प्लुत स्वर होते हैं इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? यदि हम कोई नाटक लिख रहे हैं, उसका संवाद लिख रहे हैं, तो वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे में बोलना है राम, तो वहां पे प्लुत स्वर होता है। जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर में क्या है कि आपने पढ़ा ह्रस्व स्वर कम समय लगेगा, कम समय लगे, या जो है एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? जिसमें द्विमात्रिक होता है, 2 मात्रा का समय लगे। प्लुत स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक होता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगे। इसमें जो हमारा विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है ओम, दूसरा है ओम, तीसरा है अउम, चौथा है ओम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो अंतिम लिखा है ओम, तो यहाँ पे इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। तो अतः यह जो हमारा विकल्प है, चौथा विकल्प है, यह क्या होगा? सही होगा। ये विकल्प सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसको हमने वर्णमाला में पढ़ाया था कि जो जितने भी हमारे वर्ण हैं वह
कोई कंठ से बोला जाएगा, कोई तालु से बोला जाएगा, कोई मूर्धा से, कोई दंत से, कोई ओष्ठ से, कोई नासिका से। तो इनमें इसके लिए हम आपको लिखना पड़ेगा, सूत्र लिख लीजिएगा। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? आ और का वर्ग, आ का वर्ग, हा और विसर्ग। आ का वर्ग में क्या? का ख ग घ अंग। तो आ का वर्ग, हा और विसर्ग जो होगा वो कहां से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। याद रखना है आपको। दूसरा है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु मतलब ई च वर्ग और या और स। ई आएगा, च वर्ग, च छ ज ज या और स जो हो ये होगा, ये तालु होगा। तीसरा हमारा है, तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या होगा? री टू मतलब टा वर्ग, र और श। ये क्या होगा? इसका जो उच्चारण स्थान होगा ये होगा मूर्धा। चौथा सूत्र है हमारा ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता मतलब लृ टा वर्ग, ल और स। ल और स ये क्या होंगे? दंत होंगे। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? दंत से होगा। पांचवा है सूत्र उपु पद्मनीया नामौष्ठव। उपु पद्मनीय नामौष्ठव मतलब उ छोटा उ दीर्घ उ पा वर्ग, प फ ब भ म, पा वर्ग, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे ओष्ठ। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ। अगला है नासिका। नासिका छ, नासिका च। तो इसका जो अर्थ है अंग ञ ण न म, ये जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? नासिका होगा। इन सब सूत्र को आप नोट कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, यह यूपी टेट जो है 6 से 8 में, 6 से 8 में 6 to 8, 6 to 8 में 2020 में आया था। विकल्प कौन सा है? सा दंत है, च कंठ है, श तालव्य है, स मूर्धन्य है। तो यहाँ पे भी मैंने पढ़ाया आपको कि अगर पहला विकल्प देखें सा, तो सा कहाँ पे आ रहा है? सा चौथा हमारा जो सूत्र है, चौथा सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता। रि तावर्ग ल और स, ये क्या होगा? दंत इसका उच्चारण स्थान होगा। मतलब ये तो सही है। अगर सब पे हम विचार करें, जितने भी विकल्प हैं सब पे विचार करें तो क्या हो जाएगा? जैसे चा है, चा का कंठ लिखा है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चा का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? तालु होगा। श का जो उच्चारण स्थान होगा यह होगा मूर्धा, और ये भी गलत है। और जो श है इसका जो उच्चारण स्थान होगा ये होगा तालु, ये होगा तालु। ये भी गलत है। जो हमारा पहला विकल्प है ये सही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यह ध्यान देना है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। यह जो आया था पेपर फर्स्ट में, ये 2018 में आया था पेपर फर्स्ट, मतलब 1 to 5 में आया था। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बताया था। कौन कौन सा बताया था? छ, त्र, ज्ञ और श्र बताया था। ये हैं संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है श, ये किससे बना है? ये बना है क प्लस श से, क प्लस श। और त्र किससे बना है? ता प्लस रा से बना है। ज्ञ किससे बना है? ज प्लस इया से बना है। और श्र किससे बना है? श प्लस र से बना है। इसमें हलंत लग जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है। इसमें देखिए त्रा है हमारा संयुक्त व्यंजन है,
छ भी है और ज्ञा भी है हमारा संयुक्त व्यंजन। ये जो दूसरा विकल्प है ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? नहीं है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन आता है। चौथे क्वेश्चन में क्या है? जिनका उच्चारण स्थान, ध्यान से देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? आपने उच्चारण स्थान में पढ़ा था, यदि हम जीभ को ऊपर दांतों पर लगाएं तो उसका उन सब का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत। क्या होगा? उच्चारण स्थान दंत होगा। यहाँ पे आपने देखा है ये ऋतु लसा नाम दंता, री आएगा ता वर्ग, ल और सा। आप इसको उच्चारण बोल भी सकते हैं ता था द धा न। तो देखिए आपकी जो जीभ है वह जीभ दांतों पर जाके ऊपर के दांतों पर लग रही है। इसका क्या होगा? इसका विकल्प होगा, क्या होता है? दंत। का जो विकल्प सही होगा कौन सा होगा? दंत सही होगा। ठीक, ये हो जाएगा, दंत सही हो जाएगा। ये हो गया। ये आया था 2018 में आया था, पेपर फर्स्ट मतलब 1 से 5 में 2018 में आया था। आपको ये बताते चल रहे हैं कि किस सन में आया था, किस पेपर में आया था, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यह जो प्रश्न है 1 से 8 में 1 to 5 आया था या 6 से 8 में आया था। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख में विशेष स्थान से वायु रगड़ कर निकले। मतलब ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वह मुख के विशेष स्थान से रगड़ कर निकले, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है श, ये होता है श, और अगला है स दंत वाला, और अगला है ह। मतलब तालु वाला स, मूर्धा वाला स और दंत वाला स और ह। तो हमारा क्या, कौन से उसमें कौन से व्यंजन है? छ ये नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये हमारा जो है उत्तर ये सही है। अगला छठवां क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसके पहले हमने बताया था अभी, आपने जस्ट देखा कि जो श है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। जो श ध्वनि है इसका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? वो तालु होगा। ये ऊपर के आपने सूत्र में पढ़ा होगा, पढ़ लिया। फिर इसके बाद आता है अंगा का उच्चारण स्थान होता है। हमने छठवां सूत्र बताया था, नासिका चा, मतलब जो भी जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग है, उनका जो अंतिम पंचमाक्षर है, 5वां अक्षर है, वह उन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। उन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो ये जो मेरा पहला विकल्प है ये सही है। ये पहला विकल्प सही है। ये 2017 में आया था, पेपर फर्स्ट में आया था। और नासिका में क्या क्या आते हैं? नासिका में आप जान लीजिए, जो वर्ण आते हैं वो आता है अंक, और जितने पंचमाक्षर हैं अंगा, ञ, ड़, न और म, ये आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? कौन है? ये 2016 में आया था। क्लीब, क्रम,
कृषक कृषाणु, क्लीब क्रम कृषक कृषाणु। तो आपको समझना है जो हिंदी शब्दकोश होता है उसमें सबसे पहले पूर्ण वर्ण आते हैं, उसके बाद संयुक्ताक्षर आता है। तो अगर इसका हम अलग अलग लिखे तो क्या आएगा? क धन, ल धन, ई धन, व, क्लीव। इसका क्या हो जाएगा? क धन, र धन, म, ये हो जाएगा। फिर अगला है कृषक, कृषक का क्या हो जाएगा? क री धन, श धन, अ धन, क कृषक। अगला कृषाणु क्या हो जाएगा? क्री मतलब क और री धन, श, फिर दीर्घ आ प्लस ना प्लस अंतिम में हम नहीं जोड़ रहे मात्रा उ। इसमें आप लिख सकते हो आ प्लस आ। ये है इसका डिस्क्राइब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जितने भी इनका सबका पहला अक्षर क्या है? का है। इन सब का पहला अक्षर का है। अब दूसरे अक्षर पर हम बात करते हैं तो दूसरा अक्षर ला है, रा है, इसमें भी री है, इसमें भी री है। तो पहले इन दोनों पे विचार कर लेते हैं। इन दोनों विचार कर लेते, सबसे अंत में क्या आएगा? फिर इस पर विचार कर लेते, सबसे अंत में पहले कौन है, अंत में कौन आएगा। तो अगर इसमें देखें दूसरा अक्षर जो है ला है और रा है, तो जो ला अक्षर होता है या र ला व, य र ल व, रा के बाद ला आता है, मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। यहां से ये समझ में आ गया। फिर इन दोनों में अगर देखते हैं कृषक और कृषाणु में, तो इसमें जो पहला वर्ण है ये भी सेम है, दूसरा वर्ण भी ये सेम है। तीसरे पे चलते हैं, इसमें स आया है, इसमें श आया है। तो इसमें क्या होता है? इसका जो क्रम होता है श श स, हाँ, मतलब पहले ये आएगा, पहले हमारा ये आएगा, बाद में ये आएगा। जो इसका क्रम हो जाएगा वो क्रम क्या होगा? अगर इन सब में चारों में भी देखा जाए तो पहला क्रम होगा हमारा कृषाणु, कृषाणु। दूसरा हो जाएगा कृषक। तीसरा हो जाएगा क्रम। और अंत में क्या हो जाएगा? अंत में हो जाएगा क्लीव। तो सबसे अंत में क्लीव आएगा। हमारा जो उत्तर है ये ऑप्शन ए सही है, क्लीव। क्लीव विकल्प सही है। 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो ऊपर के आपने शुद्ध से पढ़ा था ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये हो गया। अगला है घ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये घ जो है ये का वर्ग में आता है। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ये बी सही होगा, कंठ।
अगला है 11वां क्वेश्चन, श वर्ण किसके योग से बनता है? इसके पहले अभी बताया था मैंने, जो संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, वो किस ये श इससे मिलकर बनता है, का प्लस श से, का प्लस श से। ये छ क्या योग, छ किसके योग से बना है? का प्लस श से। ये पहला उत्तर इसमें सही होगा, जो छ है का प्लस श से मिलकर बना। अगला है, ये 2013 में आया था यूपीटेट फर्स्ट पेपर में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। इसके पहले बताया था श, श, स, ह। कौन कौन सा? ये हमारा विकल्प जो हो जाएगा, ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? मात्रिक शब्द वे होते हैं जिनके वर्णों पर कोई न कोई मात्रा लगी होती है, जिनके वर्णों पर मात्रा लगी हो। और अमात्रिक वे शब्द होते हैं जिनके वर्णों पर मात्रा नहीं लगी होती है, मात्रा नहीं होती। तो इसमें कारखाना में मात्रा है, अमिताभ अमिताभ में मात्रा है, चहचहाना में भी मात्रा है, कलरव में कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अमात्रिक हो जाएगा। उत्तर सही है, सी वाला। 14 वाला क्वेश्चन है, अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। तो अयोग वाह, अयोग वाह का मतलब होता है ऐसे ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका कोई मेल न हो, जिनका कोई योग ना हो, मतलब वे स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। मतलब ना तो स्वर होते हैं, ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनको दोनों के बीच में रखा जाता है, इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, अनुस्वार विसर्ग हो, अनुस्वार होगा और एक विसर्ग होगा, विसर्ग होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा कौन सा होगा? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। जो पहला वाला ऑप्शन है मेरा, वो सही होगा, विसर्ग को। तो अयोग वाक्य किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जो जिनका मेल नहीं होता है, वे स्वतंत्र रूप से होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, जो दोनों के मध्य में रखे जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है, 2017 में आया था 6 से 8 में, महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। अभी बताया मैंने, जो अयोगवाह होता है वह अनुस्वार और विसर्ग होता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला, ये हमारा सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर अगला है, अयोगवाह कहा जाता है, तीसरा भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को। स्पष्ट है, विसर्ग को कहा जाता है, ये उत्तर सही है। फिर अगला है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? पहला है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा है, वर का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस और मुंह से अधिक सांस निकलती है।
इन तीनों ऑप्शन पर हमें विचार करना है। विचार करके जो भी उत्तर आएगा उसको टिक करना है। यह क्वेश्चन 6 से 8 में 2020 में आया था। पहला है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक है। तो अनुस्वार जो होता है वह पूर्ण अनुनासिक होता है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक होता है। अनुनासिक में दो प्रकार, एक पूर्ण अनुनासिक, एक जो है अपूर्ण अनुनासिक। तो पूर्ण अनुनासिक का मतलब यह होता है जब वायु केवल नाक से निकलती हो। जो पूर्ण अनुनासिक होता है, अनुनासिक, उसमें जो वायु होती है वह क्या होती है, केवल नाक से निकलती है, केवल नाक से निकलती है। और अपूर्ण अनुनासिक होता है, अपूर्ण अनुनासिक, इसमें जो वायु होती है वह नाक और गले दोनों से निकलती है। अनुनासिक नाक के साथ साथ, नाक से भी आएगी और कहां से आएगी, मुंह से भी आएगी। उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण अनुनासिक, मुंह से निकलती है दोनों से। तो ये जो अनुस्वार होता है इसमें हमारी जो नाक होती है, जितने भी जो वायु होती है नाक से निकलती है, मुंह हमारा बंद होता है अंग। बोल के आप देखिए, अंक। अतः जो अनुस्वार है वह पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ये विकल्प हमारा सही है, ये विकल्प सही है, प्रथम वाला। अगला है वर का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। वर का जो पंचमाक्षर है वह अनुनासिक होता है। बात सही है। जितने भी वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब जितने भी वर्ग हैं सबके जो पंचमाक्षर होंगे वो अनुनासिक होंगे। ये भी विकल्प हमारा सही है। तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस एवं मुंह से अधिक निकलती है। यहाँ पे यह समझना है कि जो अनुनासिक के उच्चारण के दौरान जो अनुनासिक ध्वनियां होती हैं उनमें जो वायु है वह नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नाक से बहुत कम, मुंह से बहुत ज्यादा निकलती है। ये गलत कह रहा है। जो अनुनासिक होता है उनमें जो हवा है वह नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। नाक से ज्यादा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। अतः यह वाला ऑप्शन गलत है। अब इसमें कह रहा है कूट में केवल तीसरा सही है, ये गलत है। केवल प्रथम, ये भी गलत है क्योंकि दो दो उत्तर इसमें सही है, ये भी गलत है। केवल फर्स्ट एंड सेकंड ये सही है, ये दोनों सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गलत है। तो ये उत्तर है हमारा, ये सही है। केवल फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है 18वां जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है। निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है। तो दंतव्य वर्ण आपको बताया गया है कि जो ता वर्ग होगा, जो ता वर्ग होता है वह क्या होता है, दंतव्य वर्ण होता है। का वर्ग कंठ होगा, चा वर्ग तालु है, ता वर्ग मूर्धा है और ता वर्ग वह दंत है। जो पा वर्ग है वह ओष्ठ है, ओष्ठ है। इसमें ता क्या हो जाएगा, दंतव्य वर्ण है। अगला है 19, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। हिंदी शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द है वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। वक्त का मतलब व
व व प्लस आ प्लस का प्लस त, ये हो गया। वरक में क्या हो जाएगा, व प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस क, वरक। वक्र में व आ प्लस वक्र क और र। वक्र वर्ग में क्या हो जाएगा, व प्लस र प्लस ग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहला वर्ण है हमारा वह सेम है। दूसरे पर विचार करते हैं, दूसरे वर्ण पर। दूसरा वर्ण है आ, ये भी सेम है। तीसरे पर विचार करते हैं, इसमें आ रहा है क, इसमें आ रहा है र, इसमें आ रहा है क, इसमें आ रहा है र। तो हम पहले विचार करते हैं इन दोनों में, वक्त और वरक में। तो वक्त में जो तीसरा वर्ण है वह क है, और इस पे विचार करते हैं। वक्त और वक्र पे, और ये वाला इस पे वरक और वर्क विचार करते हैं। इसमें क्या आएगा, पहला वर्ण वह है, वक्त और वक्र में क्या हो जाएगा विचार करते हैं। और अगला है वरक है, वरक और वर्ग पे विचार करते हैं। तो वक्त में तीसरा वर्ण का है, और वक्र में तीसरा वर्ण का है, ये भी सेम है। चौथा वर्ण ता है, और इसमें चौथा वर्ण रा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ता जो है पहले आएगा, रा बाद में आएगा, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, और जो वक्र है ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर अगला है वरक और वर्ग। वरक वरक और वर्ग में इसमें पहला वर्ण सेम है, दूसरा वर्ण सेम है, और तीसरा वर्ण भी सेम है। चौथा वर्ण क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण में मतलब का इसमें आ रहा है, इसमें गा रहा है, मतलब ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले वक्त आएगा। जो मेरा विकल्प है वह वक्त सही होगा। अगला है 20वां, हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण के पहले आता है। तो जो अंक है वह आहा के पहले आता है, आहा के पहले आता है। इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चन देखा। 20 क्वेश्चन में जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या इस पर ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।